हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपी एसजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 बताने जा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको अध्याय 1 बता दिया है। अध्याय 2 जो कि धारा 3 से लेके 7 तक है। आइए देखिए अध्याय 2 विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य के बारे में धारा 3 से लेकर 7 तक बताया गया है। धारा 3 कहती है कि विकास क्षेत्रों की घोषणा कैसे की जाएगी, विकास क्षेत्र कैसे बनाए जाएंगे। तो कहता है कि यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र की योजना के अनुसार विकास क्षेत्र किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी। क्या कह रहा है, विकास क्षेत्र कैसे घोषणा की जाएगी? तो कहता है कि विकास क्षेत्र का गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। अगर उसकी राय में जो राज्य के भीतर कोई क्षेत्र है उसे विकास क्षेत्र के रूप में अपेक्षा की जाती है तो वह राज्य पत्र में क्या करेगा, अधिसूचना द्वारा विकास क्षेत्र उसे घोषित कर सकता है। देखिए धारा 4 क्या कहती है, विकास प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाएगा। जहां धारा 3 विकास क्षेत्र की घोषणा के बारे में थी जो कि राज्य सरकार करती है, वहीं धारा 4 में विकास प्राधिकरण का गठन किन किन लोगों से होगा उसके बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, विकास प्राधिकरण राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगा जो कि विकास प्राधिकरण कहलाएगा। क्या कह रही है, धारा 4 की उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार क्या करेगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो कि क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित किया गया है वहां पे विकास प्राधिकरण का गठन करेगा। ठीक है। अब पूछता है कि विकास प्राधिकरण का गठन कौन करेगा, तो आप जानते हैं कि राज्य सरकार करेगी। और कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को जो कि विकास क्षेत्र घोषित किया गया है वहां के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। उपधारा 2 कहती है कि प्राधिकरण उक्त अधिनियम के निम्नलिखित नाम से निगमित निकाय होगा। जो प्राधिकरण होगा वह निर्गमित निकाय होगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 4 की उपधारा 2 में कहा जाता है। और उसमें जंगम तथा अस्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने, व्ययन करने, संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद दाखिल कर सकती है और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जा सकता है। क्या कह रहा है, प्राधिकरण क्या होगा? तो कह रहा है प्राधिकरण विधिक व्यक्तित्व होगा, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होगा। प्राधिकरण क्या होगा, निगमित निकाय होगा और वह जंगम तथा सव संपत्ति को अर्जित करेगा, उसे धारित करेगा, व्ययन करेगा, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, संविदा कर सकता है, उसके साथ ही उसको शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी। साथ ही वह वाद ला सकता है और उसके विरुद्ध वाद भी लाए जा सकता है। धारा 4 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है। आइए देखिए धारा 4 की उपधारा 3 कहती है कि प्राधिकरण उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में जो है यथा परिभाषित नगर का संपूर्ण या उसका भाग शामिल होगा। क्या कह रहा है, प्राधिकरण में क्या होगा? तो कह रहा है कि उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में जो परिभाषित नगर है या तो पूरा संपूर्ण नगर होगा या उसका कोई भाग शामिल होगा। लेकिन उसमें सदस्य कौन कौन होंगे, आइए देखिए। क्या कह रहा है, उसका एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। एक अध्यक्ष होगा, साथ ही एक उपाध्यक्ष होगा, दोनों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। फिर क्या कह रहा है, राज्य सरकार उस विभाग के जिसमें कि तस्मय विकास प्राधिकरण से संबंध कारोबार का व्यवहार किया जा रहा है वहां का भार साधक सचिव होगा, वह पदेन होगा। मतलब कह रहा है कि अगर
राज्य सरकार के उस विभाग का जिसमें कि जो है विकास प्राधिकरण है वह कारोबार कर रहा है, वहां का जो भार साधक सचिव होगा वह भी उसमें शामिल होगा। फिर क्या कह रहा है, राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, जो राज्य सरकार का वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका भी भार साधक सचिव उसमें होगा। फिर क्या कह रहा है, मुख्य नगर और देश नियोजक उत्तर प्रदेश होगा, अर्थात जो मुख्य नगर है और देश नियोजक उत्तर प्रदेश है वह भी उसमें शामिल होगा। फिर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जलापूर्ति और मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक भी शामिल होगा। क्या कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश जलापूर्ति और मल निकास अधिनियम 1975 है उसके अधीन जो स्थापित जल निगम है उसका प्रबंध निदेशक भी उसमें होगा। फिर कह रहा है, मुख्य नगर अधिकारी, जो मुख्य नगर अधिकारी पदेन है वह भी उसमें शामिल होगा। प्रत्येक जिले का जिसका भाग विकास प्राधिकरण में शामिल है वहां का मजिस्ट्रेट होगा। जो वह जिला जहां पे विकास प्राधिकरण उसका कोई भाग विकास प्राधिकरण में शामिल है वहां का मजिस्ट्रेट भी होगा। फिर कह रहा है, 4 सदस्य जिसका निर्वाचन उस नगर के जहां पे वह स्वयं है नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। कह रहा है कि 4 सदस्य जहां पे 4 सदस्य वो जिसका निर्वाचन उस नगर के जहां पर वह स्वयं है उस नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा, परंतु यह कि ऐसा सदस्य पद धारण करने से प्रवृत्त हो जाएगा जैसे कि वह नगर पालिका का सदस्य होने से विरत हो जाता है। कह रहा है 4 सदस्य वह होगा जो कि उस जिसका निर्वाचन उस नगर के जहाँ पे नगर पालिका है उनके सभासदों में से स्वयं में से किया जाएगा, लेकिन अगर वह जो है नगर पालिका का सदस्य नहीं रहता तो वह जो है विकास प्राधिकरण का भी सदस्य नहीं रहेगा। फिर कह रहा है, राज्य सरकार द्वारा 3 से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाएगा। राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 3 से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष, फिर जो है धारा 4 की उपधारा 4 कहती है उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वह जो है पूर्णकालिक नियुक्त होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक नहीं होगी, लेकिन उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो पूर्णकालिक होगी। और उपधारा 5 कहता है उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधियों से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी सेवाएं और ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसा इस निमित्त राज्य सरकार सामान्य विधेयक आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। 5 क्या कहती है, जो उपाध्यक्ष होगा वह क्या करेगा, प्राधिकरण के निधियों में से वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, साथ ही सेवाओं के लिए जो है जो शर्तें हैं वह उससे शासित होगा और जो इसके लिए जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश देती है उसी से वह निर्धारित होगा। अर्थात 4 में क्या था, तो कह रहा कि उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार विकास क्षेत्रों के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन करेगा। दूसरा कहता है कि जो प्राधिकरण होगा वह निगमित निकाय होगा, अर्थात विधिक व्यक्तित्व उसे प्राप्त होगा, वह जंगम अस्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकता है, धारित कर सकता है, बयान कर सकता है, संविदा के साथ उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, वह वाद ला सकता है या उसके विरुद्ध वाद ला जा सकता है। फिर क्या कह रहा है, विकास प्राधिकरण में कौन कौन होगा, तो कहता है कि एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार उस विभाग के जहां पे विकास प्राधिकरण से संबद्ध कारोबार किया जाता है वहां का भार साधक सचिव होगा पदेन, या फिर कह रहा है राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव होगा पदेन, या मुख्य नगर और देश नियोजक उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश जलापूर्ति और मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक होगा पदेन, मुख्य नगर अधिकारी होगा पदेन, या फिर प्रत्येक जिले का जिसका भाग विकास क्षेत्र में शामिल है वहां का जिला मजिस्ट्रेट होगा पदेन, और 4 सदस्य जिसकी नियुक्ति
उस नगर के जहां पे वह स्वयं है, नगर पालिका के सभासदों में से स्वयं में से किया जाता है, वो होंगे। लेकिन अगर वो जो है नगर पालिका के सदस्य नहीं होते हैं तो विकास प्राधिकरण के सदस्य भी नहीं रहेंगे। फिर राज्य सरकार क्या करेगी, 3 से अधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकती है। उपाध्यक्ष, उपधारा 4 कहती है उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी, और 5 कहती है कि उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधियों से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी सेवाओं की ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसा वह इस निमित्त राज्य सरकार के समान या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। अब आ जाइए उपधारा 6 क्या कहती है। उपधारा 6 कहती है कि 3 के जो ग में है कि राज्य सरकार उस विभाग के जहां पे विकास प्राधिकरण से संबद्ध कार्यवाहियों का संव्यवहार किया जाता है उसका भारसाधक सचिव, या फिर घ कहता है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग का राज्य के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव प्रदेन। फिर अंग कहता है कि मुख्य नगर या देश नियोजक उत्तर प्रदेश। फिर च कहता है कि उत्तर प्रदेश जलापूर्ति और मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक पदेन में निर्दिष्ट स्वयं प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के बजाय वह चाहे तो अपने विभाग के उप सचिव से अनिम्न या फिर खंड अंग के अधीन निर्दिष्ट सदस्यों के मामले में नियोजक से अनिम्न श्रेणी के या चा के अधीन निर्दिष्ट में से अधीक्षक अभियंता से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की बैठक में उपस्थित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, और वह जो है इस अधिकारी बैठक में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मतदान भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि प्रतिष्ठित पदों पर हैं, अगर वह चाहें तो अपने से नीचे के अधिकारी को इन पदों इनकी बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। वह बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा उनको, और मतदान का भी अधिकार होगा। आ जाइए देखिए धारा 4 की उपधारा 7 क्या कहती है। 7 कहती है कि उपधारा 3 में वर्णित क्षेत्रों से भिन्न विकास क्षेत्रों के संबंध में प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 से अन्यून या 11 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनमें विकास क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाले नगर पालिका परिषद या अधिसूचित क्षेत्र की समितियों में से कम एक सदस्य शामिल है, जो इस अवधि के लिए ऐसे निबंधन और शर्तों पर पद धारण करने के लिए जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। क्या कह रहा है कि जो उपधारा 3 है इसके अधीन जो क्षेत्र है वहां से भिन्न क्षेत्रों के लिए क्या करेगा, विकास क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ साथ 5 से अन्यून मतलब 5 से कम नहीं और 11 से ज्यादा नहीं सदस्यों को भी विकास प्राधिकरण की अधिकारिता रखने वाले नगर पालिका परिषद या अधिसूचित क्षेत्र की समितियों में से कम एक सदस्य शामिल होगा, जो कि ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधन और शर्तों को पद धारण करेंगे जो कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। परंतु यह कि उपाध्यक्ष या प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य उस समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पद त्याग कर सकेंगे और पद त्याग की स्वीकृति करने पर वह पद रिक्त समझा जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर परंतु कहता है कि उपाध्यक्ष या प्राधिकरण का पदेन कोई भी सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य क्या करेगा, राज्य सरकार को संबोधित या हस्ताक्षरित पत्रों द्वारा त्याग पद दे सकता, रिजाइन कर सकता है, और जब वह स्वीकार कर लिया जाएगा तो पद रिक्त माना जाएगा। और धारा 4 की उपधारा 5 कहती है प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्रवाई प्राधिकरण के किसी रिक्त की विद्यमानता अर्थात उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविधिमान नहीं होगी। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में कोई स्थान रिक्त है उस कारण से, या गठन में कोई भी गलती हुई है, व्यतिक्रम हुआ है, उस कारण से अविधिमान और इलीगल नहीं माना जाएगा।
ठीक है। अब आ जाइए धारा 5। धारा 5 कहती है प्राधिकरण के कर्मचारी। प्राधिकरण में कौन कौन कर्मचारी होंगे? तो 5 की उपधारा 1 कहती है राज्य सरकार 2 उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः प्राधिकरण के सचिव या मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जैसे कि विनियम द्वारा विहित किए जाए अथवा प्राधिकरण या उसका उपाध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाए। क्या कर रहा है? राज्य सरकार 2 अन्य व्यक्तियों का भी नियुक्त करेगा, जिसमें से एक होगा प्राधिकरण के सचिव और दूसरा होगा मुख्य लेखा अधिकारी, और उसे वैसी ही शक्तियां होंगी और ऐसे ही कर्तव्य होंगे, पावर वही होगी और जो ड्यूटी वही होगी जो कि प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाता है, उसे सौंपा जाता है। फिर उपधारा 2 कहती है कि 5 की उपधारा 2 कहती है कि ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन जैसा राज्य सरकार समान या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, प्राधिकरण ऐसे संख्या में अन्य अधिकारी या कर्मचारियों की नियुक्त कर सकता है और ऐसे कृत्यों की दक्षता पूर्वक निर्वाह के लिए आवश्यक है कि उनके पद नाम या संवर्ग का निर्धारण कर सके। क्या कह रहा है कि अगर प्राधिकरण को आवश्यकता लगती है तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्य सदस्य अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्त कर सकता है, जो